अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। आज बच्चे हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एनुअल एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आने कितने हैं। स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा आइडिया आपको बता देता हूँ ताकि जिस काम के लिए आप मेहनत कर रहे हैं उसका तो पता तो होना चाहिए कि मैंने पेपर में जाके शॉर्ट क्वेश्चन करने कितने हैं और फिर मुझे कैसा माइंड सेट रखना पड़ेगा इन शॉर्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि इसके मार्क्स 30 हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो फिजिक्स पेपर है, फिजिक्स पेपर में टोटल जो क्वेश्चन है वो आने हैं 7। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 1, वो एमसीक्यू है। उसमें 12 मार्क्स है। 12 एमसीक्यू आएंगे। एक एमसीक्यू एक नंबर का है तो 12 मार्क्स बन जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहाँ से ये सब्जेक्टिव स्टार्ट हो गया, सब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी शॉर्ट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में ये शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 आगे बच्चे 8 तक आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और इसमें से आपने एनी 5 अटेम्प्ट करने हैं और 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे 5 इंटू 2 10 मार्क्स। इसी तरह बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 वो भी सेम इसी तरह 8 पार्ट होंगे और 5 अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 8 पार्ट होंगे, 5 अटेम्प्ट करने होंगे। 2 से मल्टीप्लाई करें, एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 10 और 10 टोटल शॉर्ट क्वेश्चन। ये जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं इनके कितने मार्क्स हैं? 30। और पहले के कितने थे? 12। ये बन जाएंगे 242 बन जाएंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, एक्सटेंसिव क्वेश्चन। उसमें क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चे, उसमें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 में एक थ्योरी का क्वेश्चन होगा, ए पार्ट, और बी पार्ट होगा न्यूमेरिकल। मस्ट है, न्यूमेरिकल होगा। न्यूमेरिकल थ्योरी के 4 मार्क्स हैं और ये जो न्यूमेरिकल है 5 मार्क्स है, 9 मार्क्स। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन 9 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऊपर थ्योरी का क्वेश्चन, नीचे न्यूमेरिकल। 7 में भी सेम। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे थ्योरी का क्वेश्चन ऐसे होगा कि एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मोशन, 4 मार्क्स। और बी पार्ट में होगा कि न्यूमेरिकल आपका लेट सपोज 2.1 न्यूमेरिकल आ जाता है तो वो यहाँ पे होगा, उसके 5 मार्क्स, 9 मार्क्स। 6 के भी 9 मार्क्स, 7 के भी 9 मार्क्स। लेकिन आपने इन तीनों में से सिर्फ 2 क्वेश्चन उठाने हैं और कंप्लीट उठाने हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसका ए पार्ट आपको आता है और न्यूमेरिकल 6 वाले का आता है तो ये एक क्वेश्चन बन गया। नेवर। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 को छेड़ा है तो दोनों पार्ट उठाने पड़ेंगे। अगर आपको ये दूसरा पार्ट नहीं आएगा तो इसका मतलब है आपके 4 नंबर है। और अगर बी की बजाय 6 का बी इधर न्यूमेरिकल कर देते हो, 0 नंबर। या फिर वो 6 का काउंट हो जाएगा और थ्योरी जो आपने 6 की होगी वो इसमें काउंट हो जाएगा। मतलब आपने 5 उठाना है, कंप्लीट उठाना है, मिक्स नहीं कर सकते। फिर 6 उठाना है तो कंप्लीट उठाना है, बस 2 करने हैं, या 6 7 करने हैं, इनमें से कोई से भी 2 करने हैं, लेकिन दोनों पार्ट उससे करने पड़ेंगे। तो इसके बच्चे 9 + 9 2 करने हैं ना, या 6 के 9 होंगे या 5 के या किसी भी 2 के, तो 18 इसमें ऐड करें तो ये टोटल 60 मार्क्स बन जाएंगे। इस चीज का आपको पता होना चाहिए ताकि आप इसके लिए जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो समझ तो होनी चाहिए ना। तो शॉर्ट क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है बच्चे? 30 मार्क्स है। और न्यूमेरिकल कितने इंपॉर्टेंट है? न्यूमेरिकल 5 + 5 10 मार्क्स होंगे, क्योंकि 2 आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं तो हर एक में एक आता है। अब स्टार्ट करते हैं बच्चे। शॉर्ट क्वेश्चन जो है बी, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 2.1, डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर। आपने आर्टिकल में पढ़ लिया स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिस्क्राइब किया जाता है मैग्नीट्यूड के साथ, बस डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। और अगर इसी तरह मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी लगा दे तो आपका ये बन जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। बच्चे इसके साथ साथ एग्जांपल लिखिए, मेरी बात याद रखिएगा। मेरे लेक्चर में सिर्फ ये ट्रेडिशनल लेक्चर नहीं होता कि लिखकर चला जाता हूँ। बच्चे, मैं आपको बहुत कुछ समझा रहा हूँ, बहुत कुछ समझाता रहता हूँ। इसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, मेरे साथ हमेशा रहना पड़ेगा, हर लेक्चर को सुनना पड़ेगा। देन एक आपका इंसाइक्लोपीडिया बनेगा अल्लाह के फजल से। इंशाल्लाह मेरी दुआ है ये चीजें आपके लिए बड़ी आसान हों और अल्लाह आपको कामयाबी दे, और ऐसी कामयाबी जो आपके लिए खुशियां लाए और बेहतरी लाए। बस आमीन।
अब बचे 2.1 में स्केलर और वेक्टर पूछा है, तो स्केलर को डिफाइन करना है और वेक्टर को डिफाइन करना, साथ इसके एग्जांपल लिखनी। जब भी ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जिसमें एग्जांपल बनती हैं, लिखी हुई हैं, तो आपने लिख कर आनी है। अदरवाइज हो सकता है आप स्टेटमेंट लिख कर जाए शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे स्केलर को मैंने डिफाइन किया, दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड ओनली, छोड़ दिया। फिर इसी तरह वेक्टर को डिफाइन किया, दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ओनली, बस। तो हो सकता है एग्जामिनर इसको 1.5 करके 0.5 मार्क्स काट दे ड्यू टू एग्जाम्पल। तो आपने वो लिखनी, वो आपने जो स्पेस छोड़नी नहीं है उसके लिए कि 0.5 काट जाए, ये 1 नंबर काटे। जब बच्चे जाते हैं रीचेकिंग के लिए तो फिर यही आके बताते हैं, इसलिए आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो जहाँ पे फिजिबिलिटी बनती है ना एग्जाम्पल की, आपने लिख कर आना, चाहे वो ना भी पूछे। तो स्टार्ट ये बच्चे डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट कहता है कि एक क्वेश्चन जिसमें दूसरा क्वेश्चन है 2.2, स्केलर और जो दूसरी है वेक्टर, इसकी 5 एग्जांपल लिखे। आपने लिख लेनी है, इसलिए मैं आपको हैबिट आपकी बना रहा हूँ कि आपको एग्जांपल याद होनी चाहिए। तो ये देखें, उसी में से क्वेश्चन है, ये एग्जांपल लिख लेनी है। नीचे बच्चे है 2.3, कहता है हेड टू डे रूल को स्टेटमेंट उसकी बताएं। तो हेड टू डे रूल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या है। ये तो मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन है। जब भी वेक्टर को ऐड करना है तो हम एक रूल अप्लाई करते हैं जिसे कहते हैं हेड टू डे रूल। और हेड टू डे रूल में आप अगर समझना चाहते हैं तो मेरी एक शॉर्ट वीडियो है यूट्यूब पे, आप उसको चेक कीजिए, जिसमें मैंने स्टिक को वेक्टर की फॉर्म में बना के सिखाया हुआ है, समझाया हुआ है। बहुत इजी मेथड है और क्विक है और फॉरएवर है। वेक्टर एडिशन में क्या करते हैं कि पहले वेक्टर को सिलेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्केल, ये मैंने आर्टिकल में बता दिया। और कैसे ऐड करते हैं कि फर्स्ट वेक्टर की हेड को सेकंड वेक्टर की टेल के साथ जोड़ते हैं ऐसे, और इसी तरह सेकंड वेक्टर की हेड को थर्ड वेक्टर की टेल के साथ एंड सो ऑन। और फिर एक वेक्टर ड्रा करते हैं जो फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाता है। आपने सेकंड नहीं कहना, लास्ट कहना, लास्ट कोई भी हो सकता है, 2 3 4। तो ये क्या बन जाएगा, हेड टू टेल रूल। आइए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं आप क्या है। वेक्टर to add number of vector, redraw their representative lines। मतलब दो तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर की लाइन रिप्रेजेंट करें, सेकंड की, थर्ड की एंड सो ऑन, such that the head of one line coincide with the tail of other line, the resultant vector is the given। resultant vector कैसे लिखेंगे, given by a single vector which is directed from tail of first vector to the head of last vector। आपको ये मैंने आर्टिकल में समझा दिया, आपने बच्चे इसकी स्टेटमेंट लिखनी थी। आप इसके नीचे एक लिख भी सकते हैं कि उसने स्टेटमेंट मांगी, तो बस इतना ही लिखें। नेक्स्ट चलते हैं 2.3 2.4। 2.4 में है जस्ट डेफिनेशन कह रहा है कि अब बच्चे 2.4 में है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ, जस्ट इसको डिफाइन करना है। आप देखें डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। ऐसा ग्राफ होता है जो डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन शो करता है, और वो तो बहुत ज्यादा ग्राफ हैं जो मैंने डिटेल से आपको समझा दी हैं। इसने जस्ट पूछा है कि व्हाट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आप इसे डिफाइन कर लें। अगर हो सके तो फिर आप अपनी तरफ से क्या है कोई भी ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड का ही ग्राफ ड्रा कर दिए करें बस। तो कैसे डिफाइन करेंगे, अ ग्राफ दैट शोज रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम टेकन बाय अ मूविंग बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बच्चे इसी को ही याद करना है और इसी को आपने क्या कर देना है, एडिट कर देना है। कहाँ पे, जहाँ पे डिस्टेंस लिखा है वहां पे स्पीड लिख दें, ये बन जाएगा। तो ये डिस्टेंस टाइम और स्पीड टाइम ग्राफ डिफाइन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.5 है, वो ये है कि कहता है कि अगर दो बॉडीज हैं और उनका मैथ डिफरेंट है और उनको सेम हाइट से फॉल करवाया जाए तो क्या वो एक टाइम पे नीचे गिरेंगी। तो इसका आंसर है यस। इसके पीछे बैकग्राउंड बच्चे समझिएगा। जो गैलीलियो था साइंटिस्ट, उसने ये बताया था कि अगर दो बॉडीज हैं और उनका मैस डिफरेंट है, जैसे एक ये मार्कर है और ये कैप है, और इसको अगर फॉल करवाया जाए डाउन सेम हाइट से और इन एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, मतलब वैक्यूम होना चाहिए जहाँ पे हवा की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए, तो फिर क्या होगा, ये दोनों बॉडीज जिनका मैस डिफरेंट है ये सेम एक्सेलरेशन के साथ नीचे जाएंगी। मतलब ये सेम वेलोसिटी से नीचे मूव करेंगी और सेम टाइम पे ग्राउंड पे हिट करेंगी। ये है गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट और ये मॉडर्न साइंस ने इसको प्रूव करके दिखाया है। कि मेरी एक यूट्यूब पे है चैनल पे वीडियो, आप उसको देखिएगा, जिसमें एक फेदर है और एक एप्पल है, वो सेम जो है उन्हें हाइट से फॉल करवाया जाता है
और सेम एक्सेलरेशन के साथ, सेम वेलोसिटी के साथ वो नीचे फॉल करते हैं, हालांकि दोनों का मास डिफरेंट है, और सेम टाइम पे वो ग्राउंड को हिट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारा यही है कि अगर दो डिफरेंट बॉडीज हों, उनका मास डिफरेंट हो, तो क्या उनका एक्सेलरेशन जो है वो सेम होगा, या वो क्या सेम टाइम पे हिट करेंगे? तो यस, वो सेम टाइम पे ही हिट करेंगे। इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इन एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, आप ऐसे लिख सकते हैं, इन वैक्यूम लिख सकते हैं, देन बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल फॉल साइड बाय साइड विद सेम वेलोसिटी इवन बोथ हैव डिफरेंट मास। इवन यहाँ मतलब उनका मास डिफरेंट भी हो तो सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। इसको मैं आपकी बुक में ये गिवन है, आप इसको देख सकते हैं। एक एग है और एक फेदर है, इनको सेम हाइट से फॉल करवाया गया है, दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड को हिट करेंगे। तो इसके बाद बच्चे नेक्स्ट 2.6 है, उसमें ये पूछ रहा है वेक्टर क्वांटिटीज आर सम टाइम रिटन इन स्केलर नोटेशन नॉट बोल्ड फेस। बोल्ड फेस नहीं लिखा जाता, स्केलर नोटेशन में लिखा जाता है। हाउ इज द डायरेक्शन इंडिकेटेड? आपको पता है वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? वेक्टर को दो मेथड से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो लाइन सेगमेंट विद एरो हेड, जैसे मैं 2.6 है, वेक्टर को एक लाइन सेगमेंट और फिर क्या होता है एक एरो हेड से रिप्रेजेंट। ये एक वेक्टर है, दैट वेक्टर वी है। उसने कहा है कि आपने स्केलर नोटेशन में इसको रिप्रेजेंट करना है, बोल्ड फेस लेटर नहीं होना चाहिए। तो वो पता क्या होगा, वो बच्चे ऐसे होगा कि एक वेक्टर वी है, ये स्केलर नोटेशन में है, मैं इसके ऊपर क्या कर देता हूँ, ऐसे बोल्ड फेस सॉरी एक एरो पुट कर देता हूँ। तो है तो ये स्केलर नोटेशन, ऊपर क्या है, एरो डाला हुआ है, तो ये वेक्टर फॉर्म बन जाती है। तो मैं फिर इसके लिए क्या लिखूंगा, वेक्टर को फिर एक और मेथड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि जैसे मैं ये कहूँ कि कार इज मूविंग विद 300 मीटर पर सेकंड टुवर्ड द नॉर्थ, तो ये भी एक वेक्टर बन जाता है। हालांकि 300 मीटर पर सेकंड क्या है बच्चे, ये तो स्पीड है, और लेकिन ये सारा वेक्टर को शो कर रहा है, क्यों, स्पीड। फिर आगे मैंने इसकी डायरेक्शन भी बताई है कि टुवर्ड द नॉर्थ। तो आपको पता है वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होता है, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या है, 300 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड नॉर्थ। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम फिर लिखेंगे अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड vector quantities are sometimes written in scalar notation. Vectors quantities are written in scalar notation by putting an arrow over single letter that is क्या, जैसे कि मैं ये v शो कर देता हूँ और ये स्केलर है, ऊपर एरो है, तो ये बोल्ड फेस तो नहीं है लेकिन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम फिर ऐसे भी लिख सकते हैं अ कार मूविंग with 25 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड नॉर्थ। ये भी एक वेक्टर है। देखें इसमें 25 मीटर पर सेकेंड क्या है बच्चे, ये तो स्केलर है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन उसकी है नॉर्थ, तो ये वेक्टर बन जाएगा, हालांकि स्केलर नोटेशन है। ओके, नेक्स्ट बच्चे 2.7 है, और उसमें है अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, विल इट्स वेलोसिटी बी यूनिफॉर्म, गिव रीजन। ओके, बड़ा सिंपल सा है, एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, मतलब आप बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं और उसको 30 या 20 या 50
किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते हैं और वो चेंज नहीं होती, कुछ भी ड्यूरेशन ले लें, लेट्स टेक 2 मिनट, 2 मिनट के लिए आपकी कार या बाइक की स्पीड चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब है बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड है। ये पहले तो ये समझ लें। ओके, अब ये पूछ रहा है अगर ऐसा है तो क्या उसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी? तो आप क्या सोचेंगे इस पे? तो एक बच्चा कहेगा यस और दूसरा कहेगा नहीं। भला क्यों? एक बच्चा स्टूडेंट ये कहता है कि यस, मैं जब कार चलाता हूँ या गाड़ी चलाता हूँ ना, एक सीधी लाइन में चलाता हूँ, स्ट्रेट रोड है, वहां पे चलाता हूँ, डायरेक्शन चेंज नहीं करता। इसका मतलब है कि मेरी जो गाड़ी है या जो भी व्हीकल है उसकी जो स्पीड तो यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में तो डायरेक्शन चाहिए होता है, स्पीड उसकी मैग्नीट्यूड है। 25 किलोमीटर से पर आवर से मैं चलाता हूँ और वो मैं 2 मिनट के लिए चेंज नहीं करता, तो इसका मतलब है स्पीड यूनिफॉर्म है और वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है। क्यों? स्पीड तो फिक्स है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही, तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही। इसलिए वेक्टर के लिए दो चीजें चाहिए, स्पीड तो स्केलर है और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर। वेलोसिटी के लिए दो चीजें, इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए। एक लाइन में चलाता है सीधी रोड पे, तो ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है 2 मिनट के लिए, ना वो 25 किलोमीटर पर आवर वाली जो स्पीड है मैग्नीट्यूड वो चेंज हो रही है। इसका मतलब है दोनों चीजों में कोई चेंज नहीं है, तो उसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी उस उन 2 मिनट्स के लिए। समझ आ गई? ये आपने याद रखना है। जब तक वेक्टर क्वांटिटी के लिए दोनों में से कोई भी चीज या दोनों चेंज नहीं होती, वो यूनिफॉर्म होते हैं। तो वेलोसिटी कब यूनिफॉर्म होगी? If body is moving in straight line with uniform speed, then velocity will be uniform because direction is same. क्योंकि उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन, बॉडी की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही, तो वो फिर यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी ही होगी, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म कहलाएगी। अब दूसरा है, दूसरा बच्चा आंसर देता है सर नो, ये बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। वो कैसे? वो कहता है सर मैंने ना अक्सर जो डेथ वेल होता है, मौत का कुआं, उसमें मोटरसाइकिल जब चलती है तो हम सारे बाहर सर्कल के बाहर खड़े होते हैं, तो कुछ इस तरह का सिनेरियो होता है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे लगता है कि बाइक इस तरफ जा रही है और दूसरा मेरा दोस्त इधर खड़ा है तो उसको लगता है बाइक इस तरफ जा रही है, और तीसरा दोस्त इधर खड़ा है, तो हर पॉइंट पे मोटरसाइकिल की स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर वहां से एक लकड़ी का पीस निकाल दिया जाए तो मोटरसाइकिल ऐसे सीधी निकल जाएगी, यहाँ से ऐसे निकल जाएगी, यहाँ से एक पीस निकाले इधर निकल जाएगी, या इधर या इधर। इसका मतलब है तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है। यस, तो यहाँ से ये पता चला अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो सर उसकी वेलोसिटी शो कैसे करते हैं? आइए मैं आपको बताता हूँ। उसकी वेलोसिटी हम शो करते हैं स्ट्रेट लाइन से, उसको हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। आज से याद रखना है बच्चे, ये कॉन्सेप्ट आप लिखा करें अपनी बुक पे। Direction of velocity in circular path is represented by drawing a line which is tangent line which touches the circle at a single point as shown in figure। चेक करें, इस पॉइंट पे ऐसे, अगर आप कहेंगे सर इस पॉइंट पे वो ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे जाएगी, इस पॉइंट पे ऐसे, वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो बॉडी को हर पॉइंट पे अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है और वो बॉडी मूव करती रहती है सर्कुलर पाथ में। तो यहाँ से क्या पता चला? देखें, जो मोटरसाइकिल्स की स्पीड है मौत के कुएं में वो सेम है, लेकिन डायरेक्शन हर वक्त चेंज हो रही है। तो मैंने क्या बताया, जब स्पीड, उसकी मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, इनमें से एक भी चीज चेंज होगी तो देन बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। तो मैंने फिर क्या लिखा है, अ बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ देन वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। व्हाई? बिकॉज इन सर्कल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज डिफरेंट एट ईच पॉइंट। हर पॉइंट पे डायरेक्शन वेलोसिटी की क्या है, डिफरेंट है। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ये फिगर आपकी मर्जी है, बनाना चाहे ना बनाना चाहे, तो बस लिखना आपने ऐसे ही है, इतना हेल्दी आंसर काफी है। तो इसके बाद है बच्चे, उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गई होगी आपको। ये आपने लास्ट 5 जो क्वेश्चन है उन पे स्टार लगा दें, इंशाल्लाह इन्हीं में से क्वेश्चन में से बोर्ड में आएगा। लास्ट क्वेश्चन है 2.8, इज इट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव एक्सेलरेशन? क्या ये मुमकिन है कि एक बॉडी के पास एक्सेलरेशन होगा? कब? क्या कर रही हो? अगर बॉडी के पास एक्सेलरेशन है इसका मतलब है बॉडी मूव कर रही है, बात खत्म। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, अच्छा, फिर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। इन दोनों सिनेरियो में ये पता करना है कि बॉडी के पास
एक्सेलरेशन है या नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। ये बच्चे बनेगा 2.8। तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन मे और मे नॉट। इज इट पॉसिबल फॉर ए बॉडी टू हैव एक्सेलरेशन? इट मे और मे नॉट। एक्सेलरेशन हो भी सकता है, आंसर a body has acceleration or not। उसका हो भी सकता है या नहीं भी। पहला केस क्या है? पहले केस में हम ये देखेंगे कि बॉडी का एक्सेलरेशन होता कब है। अब इसको आपने समझना है, एक्सेलरेशन होता ही तब है जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही हो, अदरवाइज एक्सेलरेशन नहीं होता। आप रेस्ट पे हैं और किक लगाते हैं बाइक को या गाड़ी चलाते हैं, तो जब गाड़ी रेस्ट से मोशन में आ जाती है तो बॉडी के पास एक्सेलरेशन होता है। मैं एक बेस्ट एग्जांपल आपको समझाता हूँ। आप अपनी सारी लाइफ में ये चीजें देखते हैं लेकिन समझते नहीं है कैसे। जैसे आप फ्रंट सीट पे गाड़ी के ड्राइवर के साथ बैठे होते हैं और जब वो गाड़ी चल पड़ती है, आप देखते हैं कि वो नीडल जो है 0 से 10, 20, 30, 40 ऐसे ऊपर जाती है। इसका मतलब जब ये ऐसे ऊपर जा रही है तो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन, बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है। और फिर आगे स्पीड ब्रेकर आते हैं तो फौरन आप देखते हैं कि नीडल पीछे की तरफ आ रही है, मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही है। आप 60 पे जा रहे थे, स्पीड ब्रेकर आ गया तो आपने 60 से 50, 40, 30, 20 और फिर रोका है, तो अब भी बॉडी में एक्सेलरेशन है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन होता ही तब है जब वेलोसिटी चेंज होती है, वो चाहे वेलोसिटी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। मतलब वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर डिक्रीज हो रही हो, डाउन आ रही हो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो हमारा केस क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी है। बॉडी के पास अगर कांस्टेंट वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन होता है। गुड, अच्छी बात। और कांस्टेंट स्पीड, हाँ इस पे सर हो सकता है। क्यों सर? वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन नहीं होता, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो एक्सेलरेशन हो सकता है। क्यों? वेलोसिटी कब चेंज हो सकती है? अगर स्पीड यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड है तो फिर वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकती है? आपने 2.7 में पढ़ लिया बच्चे, वेलोसिटी स्पीड सेम है, जो अर्थ है वो 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है सन के बाहर। तो फिर आप ये कहेंगे कि सर 30 किलोमीटर तो चेंज नहीं हो रहा, मीटर 30 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड चेंज नहीं हो रही, ये स्पीड है चेंज नहीं हो रही, तो फिर एक्सेलरेशन तो होगा कैसे? क्योंकि सर वेलोसिटी हर पॉइंट पे सर्कल में ऑर्बिट में अर्थ जो मूव कर रही है जिस ऑर्बिट में, वेलोसिटी तो डायरेक्शन उसकी हर पॉइंट पे चेंज होगी जो टेंजेंट से शो की जाती है। तो जब वेलोसिटी की डायरेक्शन या वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज कब होती है? या मैग्नीट्यूड से या डायरेक्शन से। तो डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, चले मैग्नीट्यूड सेम रहती है, 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अर्थ रिवॉल्व करती रहती है, मैग्नीट्यूड सेम हो गई और डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, इसका मतलब बॉडी का पास एक्सेलरेशन है, तो यस होगा। तो इसलिए हम आप क्या लिखेंगे बच्चे? सबसे पहले कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हम लिखेंगे अ बॉडी, if a body if a body is moving with constant velocity, then its acceleration is zero। इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, because acceleration is rate of change of velocity। ये हमने एग्जामिनर को समझा दिया है कि अब
क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो इसलिए अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये याद रखना है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो देन एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर दूसरा केस क्या है, इफ बॉडी इज मूविंग, इसी को एडिट करें, इफ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड देन इट हैज एक्सेलरेशन। इफ बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, तो देन मैं क्या लिखूंगा, इफ बॉडी is moving with constant speed in circular path, ये बताना पड़ेगा, circular path, then velocity changes at each point on circle, so body has acceleration। मतलब क्या हुआ, अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है और कांस्टेंट स्पीड है और सर्कुलर पाथ में है, तो देन एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी बच्चे पता कब हो सकती है, मतलब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। 7 में देखें, आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन, तो बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब है उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। तो फिर ये सही लिखा है। अगर कांस्टेंट स्पीड है और सर्कुलर पाथ में है, तो इसका मतलब वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, फिर जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन तो होगा। देन मैंने क्या लिखा, बॉडी हैज एक्सेलरेशन। ये थे बच्चे हमारे आज के 2.7 के शॉर्ट क्वेश्चन बी पार्ट, और इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सी पार्ट। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ जाएंगे। बच्चे लॉजिकली आज से समझ लें, ये फिजिक्स 9th के लिए नहीं है। मैं जितनी ये मेहनत कर रहा हूँ, आपको चीजें समझा रहा हूँ, ये कोई ट्रेडिशनल मेथड नहीं है कि आऊँ और लिख कर चला जाऊँ और समझाऊँ ना। ये मैं आपकी तैयारी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए भी करवा रहा हूँ। यही चीजें आगे सेम है, यही बेसिक है। अगर बच्चे आप उस क्लास में जाएंगे, आपको ये बेसिक ही नहीं आएगी, तो वो पूछेंगे आपने कभी फिजिक्स 9th-10th में पढ़ी नहीं है। तो बच्चे इस लेवल पे आपने तैयारी करनी है, ताकि आप आज भी कामयाब हों और इंशाल्लाह कल भी कामयाब होंगे। अल्लाह हाफिज।